क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत सारा पैसा होना जरूरी है, या फिर ये मानते हैं कि आपका घर एक संपत्ति है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। प्रेरक बनने के इस नए एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉबर्ट कियोसाकी की विश्व प्रसिद्ध बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड का सार। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि वित्तीय साक्षरता की एक क्रांति है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस पुस्तक में दो पिताओं की तुलना की है, एक गरीब पिता जो उनके अपने पिता थे और एक अमीर पिता जो उनके दोस्त के पिता थे। इस तुलना के माध्यम से कियोसाकी पैसे के बारे में उन बुनियादी सिद्धांतों को उजागर करते हैं जो अक्सर हमें स्कूलों में नहीं सिखाए जाते। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आपकी सोच आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना सकती है, कैसे परिसंपत्तियां एसेट्स अर्जित की जाती हैं और क्यों आपकी नौकरी आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं है। तो अगर आप भी अपनी वित्तीय दिशा बदलना चाहते हैं, पैसे के बारे में एक नई सोच विकसित करना चाहते हैं और उस चूहे दौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं जिसमें हम अक्सर फंसे रह जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड के गहरे सबक आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए मिलकर सीखते हैं अमीरों की सोच। तो दोस्तों, अब गहराई से जानते हैं इस अद्भुत किताब के पहले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, माइनस रिच डैड और पुअर डैड का परिचय। रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन में दो पिता थे। पहले थे उनके अपने पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वे एक पढ़े लिखे, बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी और एक सरकारी कर्मचारी के रूप में उच्च पद पर कार्यरत थे। वे हमेशा रॉबर्ट को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, अच्छी नौकरी ढूंढने और सुरक्षित जीवन जीने की सलाह देते थे। उनके शब्द थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी और स्थिर नौकरी मिल सके। वे पैसे को लेकर हमेशा सतर्क और चिंतित रहते थे। उनके लिए पैसा बचाना, बजट बनाना और जोखिम से दूर रहना ही वित्तीय सफलता का मंत्र था। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहते हैं। वे एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन एक सफल व्यवसायी थे। उन्होंने अपनी मेहनत और वित्तीय ज्ञान से काफी संपत्ति अर्जित की थी। रिच डैड की सोच पुअर डैड से बिल्कुल अलग थी। वे रॉबर्ट और माइक को पैसे के बारे में अलग तरह से सिखाते थे। उनका मानना था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। वे जोखिम लेने, अवसर पहचानने और अपनी संपत्ति बनाने पर जोर देते थे। उनका कहना था, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ये सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। अब बात करते हैं दोनों पिताओं की सोच में अंतर की। यह अंतर सिर्फ वित्तीय मामलों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी झलकता था। पुअर डैड सुरक्षा और स्थिरता को महत्व देते थे। वे मानते थे कि कड़ी मेहनत और अच्छी शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। वे हमेशा कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी ओर रिच डैड अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता पर जोर देते थे। वे मानते थे कि वित्तीय ज्ञान और जोखिम लेने की क्षमता ही असली सफलता दिलाती है। उनका पसंदीदा सवाल होता था, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? यह सवाल उन्हें रचनात्मक बनने और समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। पुअर डैड जहां नौकरी की सुरक्षा और वेतन वृद्धि की बात करते थे, वहीं रिच डैड व्यवसाय बनाने और परिसंपत्तियों में निवेश करने की सलाह देते थे। पुअर डैड डरते थे कि कहीं वे पैसे खो न दें, जबकि रिच डैड जानते थे कि जोखिम को कैसे प्रबंधित किया जाए और उससे सीखा जाए। यही बुनियादी अंतर रॉबर्ट कियोसाकी की वित्तीय शिक्षा की नींव बना और हमें भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि पैसे के बारे में हमारी अपनी सोच कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस किताब के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, वित्तीय शिक्षा का महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए वित्तीय शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी कि कोई और शिक्षा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, हमारे स्कूलों में फाइनेंस की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? कियोसाकी इस सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें एक कर्मचारी बनने के लिए तैयार करती है, न कि एक उद्यमी या निवेशक बनने के लिए। हमें सिखाया जाता है कि अच्छे ग्रेड लाओ, कॉलेज जाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। स्कूलों का ध्यान अकादमिक ज्ञान पर होता है, जबकि व्यावहारिक वित्तीय ज्ञान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कियोसाकी के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा प्रणाली उन लोगों द्वारा डिजाइन की गई थी जो खुद वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं थे। वे हमें पैसे के लिए काम करना सिखाते हैं, न कि पैसे को अपने लिए काम करवाना। इसलिए वित्तीय शिक्षा की कमी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है और बहुत से लोग वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि पैसे को कैसे प्रबंधित किया जाए और उसे कैसे बढ़ाया जाए। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसे को समझना क्यों इतना महत्वपूर्ण है।
कियोसाकी कहते हैं कि पैसा एक शक्ति है और वित्तीय ज्ञान उस शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। अगर आप पैसे के नियमों को नहीं समझते हैं तो आप हमेशा इसके गुलाम बने रहेंगे। पैसे को समझना आपको ये जानने में मदद करता है कि परिसंपत्तियां, एसेट्स क्या हैं और देनदारियां, लायबिलिटीज क्या हैं। यह आपको यह सिखाता है कि कैसे परिसंपत्तियां अर्जित की जाएं जो आपको नियमित आय प्रदान करें बिना आपके सक्रिय रूप से काम किए। पैसे की समझ आपको वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, जैसे कि कहाँ निवेश करना है, कैसे कर्ज से बचना है और कैसे अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है। जब आप पैसे को समझते हैं तो आप डर और अनिश्चितता से मुक्त हो जाते हैं और अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना सीखते हैं। अब बात करते हैं जॉब, नौकरी और फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता में क्या फर्क है। कियोसाकी के अनुसार एक नौकरी आपको एक निश्चित आय प्रदान करती है, लेकिन ये आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जाती। जब आप एक नौकरी करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और अपना समय और श्रम बेच रहे होते हैं। आपकी आय आपकी नौकरी पर निर्भर करती है और यदि आप काम करना बंद कर देते हैं तो आपकी आय भी बंद हो जाती है। दूसरी ओर वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास इतनी परिसंपत्तियां हैं जो आपको नियमित आय प्रदान करती हैं, जिससे आपको अपनी जीवन शैली बनाए रखने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह निष्क्रिय आय पैसिव इनकम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि किराए की संपत्ति, स्टॉक या व्यवसाय से लाभ। कियोसाकी जोर देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको परिसंपत्तियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके लिए पैसा कमाए, ताकि आप अंततः उस चूहे दौड़ से बाहर निकल सकें जहां आप लगातार बिलों का भुगतान करने के लिए काम करते रहते हैं। वित्तीय शिक्षा ही वह मार्ग है जो आपको नौकरी की सुरक्षा की मानसिकता से निकालकर वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता की ओर ले जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम इस किताब के एक और बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, माइनस एसेट। एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर। रॉबर्ट कियोसाकी इस अंतर को समझना वित्तीय सफलता की पहली सीढ़ी मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसेट क्या होता है। कियोसाकी के अनुसार एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किराए पर दी गई कोई संपत्ति जिससे आपको किराया मिलता है, आपके द्वारा खरीदे गए स्टॉक्स जो आपको डिविडेंड देते हैं, आपका खुद का कोई ऐसा व्यवसाय जो आपको मुनाफा कमा कर देता है, या फिर कोई ऐसी बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिससे आपको रॉयल्टी मिलती है। मूल रूप से एक एसेट आपके लिए आय का स्रोत बनाता है, चाहे आप सक्रिय रूप से काम कर रहे हों या नहीं। यह आपके वित्तीय पेड़ की तरह है जो समय के साथ आपको फल देता रहता है। अब समझते हैं कि लायबिलिटी क्या होती है। कियोसाकी के शब्दों में लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। इसमें आपके घर का बंधक, मॉर्टगेज, आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या कोई भी अन्य प्रकार का कर्ज शामिल हो सकता है। ये चीजें आपको पैसे खर्च करने पर मजबूर करती हैं, चाहे वो ब्याज के रूप में हो या फिर नियमित किश्तों के रूप में। लायबिलिटी आपके वित्तीय पेड़ पर लगने वाले उन कीटों की तरह है जो धीरे धीरे आपकी संपत्ति को खाते रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोग अक्सर गलती से लायबिलिटीज को एसेट क्यों समझ लेते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है आपका अपना घर। बहुत से लोग अपने घर को एक बड़ी संपत्ति मानते हैं। निश्चित रूप से यह रहने के लिए एक जगह प्रदान करता है और समय के साथ इसकी कीमत बढ़ भी सकती है। लेकिन कियोसाकी के नजरिए से जब तक आपका घर आपको नियमित आय नहीं दे रहा है, बल्कि इसके रखरखाव, टैक्स और बंधक के भुगतान के रूप में आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, तब तक ये एक लायबिलिटी है। इसी तरह बहुत से लोग अपनी महंगी कारों को अपनी संपत्ति मानते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कारें मूल्यह्रास डिप्रिशिएशन का शिकार होती हैं और उनके रखरखाव पर भी काफी खर्च आता है। लोग इसलिए गलती करते हैं क्योंकि वे पारंपरिक सोच और भावनाओं से बंधे होते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ चीजें, जैसे कि अपना घर होना, सफलता का प्रतीक है, भले ही वो वित्तीय रूप से उनकी जेब पर भारी पड़ रहा हो। कियोसाकी हमें यही सिखाते हैं कि हमें भावनाओं से हटकर वित्तीय तथ्यों के आधार पर सोचना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि वास्तव में हमारी जेब में पैसा कौन डाल रहा है और कौन निकाल रहा है। अमीर बनने का रहस्य यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदते जाएं और लायबिलिटीज को कम करते जाएं। तो दोस्तों, अब हम रिच डैड पुअर डैड के एक और महत्वपूर्ण अध्याय पर आते हैं, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। यह वो सिद्धांत है जो अमीरों को और अमीर बनाता है और इसे समझना आपके वित्तीय भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में क्या फर्क है? एक्टिव इनकम वो पैसा है जो आप अपनी सक्रिय मेहनत से कमाते हैं। इसमें आपकी नौकरी से मिलने वाली सैलरी, आपका कोई फ्रीलांस काम
या आपके द्वारा किए गए किसी भी ऐसे काम से मिलने वाला पैसा शामिल है जिसके लिए आपको अपना समय और श्रम देना पड़ता है। जब आप काम करना बंद कर देते हैं तो आपकी एक्टिव इनकम भी बंद हो जाती है। दूसरी ओर पैसिव इनकम वो पैसा है जो आप बिना सक्रिय रूप से काम किए कमाते हैं। यह आपकी परिसंपत्तियों एसेट से आता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक किराए की संपत्ति है तो आपको हर महीने किराया मिलता रहेगा, भले ही आप उस समय कुछ और कर रहे हों। इसी तरह यदि आपने स्टॉक्स में निवेश किया है और वे डिविडेंड देते हैं तो आपको नियमित आय मिलती रहेगी। आपका व्यवसाय यदि स्वचालित रूप से चलता है तो वो भी आपको पैसिव इनकम दे सकता है। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को पैसिव इनकम के स्रोत बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते थे, ताकि उन्हें हमेशा पैसे के लिए काम करने की जरूरत न पड़े। अब ये समझना जरूरी है कि सिर्फ पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे मल्टीप्लाई करना क्यों है। कियोसाकी कहते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे ये नहीं सीखते कि उस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। सिर्फ कड़ी मेहनत करके और ज्यादा घंटे काम करके आप एक सीमा तक ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब आप अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करते हैं तो वो आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। यह कंपाउंडिंग की शक्ति है। आपके निवेश पर मिलने वाला ब्याज या लाभ फिर से निवेश किया जाता है और फिर वो मूलधन और पिछले लाभ दोनों पर ब्याज या लाभ कमाता है। ये एक स्नोबॉल की तरह है जो लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि उस पैसे को विभिन्न परिसंपत्तियों में कैसे लगाया जाए ताकि वो आपके लिए लगातार बढ़ता रहे और आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाए। अब बात करते हैं टाइम और मनी के बीच क्या संबंध है। कियोसाकी इस संबंध को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जब आप एक्टिव इनकम पर निर्भर होते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपना समय बेच रहे होते हैं। आपके पास सीमित समय है, इसलिए आपकी एक्टिव इनकम भी सीमित हो सकती है। यदि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको या तो ज्यादा घंटे काम करना होगा या अपनी प्रति घंटे की दर बढ़ानी होगी, जिसकी भी एक सीमा है। पैसिव इनकम इस बंधन को तोड़ देती है। जब आपके पास ऐसी परिसंपत्तियां होती हैं जो आपके लिए पैसा कमा रही होती हैं, तो आप अपने समय को अन्य महत्वपूर्ण चीजों के लिए स्वतंत्र कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने शौक पूरे करना या नए अवसर तलाशना। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसे को अपने लिए काम करवाकर वे वास्तव में अपना समय खरीद रहे थे। जितना अधिक आपकी पैसिव इनकम बढ़ती है, उतना ही अधिक आप अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं और यही वास्तव में वित्तीय स्वतंत्रता का सार है। पैसा आपके लिए काम करे, इसका मतलब है कि आप समय के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 5वें टॉपिक, खुद का बिजनेस बनाना के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि यदि आप वास्तव में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना और अंततः अपना खुद का व्यवसाय बनाना शुरू करना होगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एम्प्लॉय बनना और एंटरप्रेन्योर बनना, इन दोनों में क्या फर्क है। एक एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो किसी और के लिए काम करता है। वो अपनी सेवाएं और समय बेचकर वेतन कमाता है। उसकी आय आमतौर पर स्थिर होती है, लेकिन उसकी तरक्की और आय में वृद्धि अक्सर दूसरों पर निर्भर करती है। एक एम्प्लॉय सुरक्षा और स्थिरता को महत्व देता है। दूसरी ओर एक एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है और उसे चलाता है। वो जोखिम लेता है, नए अवसर तलाशता है और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलता है। एक एंटरप्रेन्योर की आय की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उसे सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। कियोसाकी का मानना है कि जबकि एक अच्छी नौकरी जरूरी हो सकती है, ये कभी भी आपको वित्तीय स्वतंत्रता नहीं दिला सकती, क्योंकि आप हमेशा किसी और के सपने के लिए काम कर रहे होते हैं। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके आप अपने खुद के नियम बनाते हैं और अपनी वित्तीय भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि साइड हसल की शुरुआत कैसे करें। कियोसाकी सलाह देते हैं कि आपको तुरंत अपनी नौकरी छोड़ने और पूरी तरह से व्यवसाय में कूदने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वर्तमान नौकरी करते हुए भी एक साइड हसल शुरू कर सकते हैं। एक साइड हसल मूल रूप से एक छोटा सा व्यवसाय या परियोजना होती है जिसे आप अपनी खाली समय में करते हैं ताकि अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके या किसी नए व्यावसायिक विचार का परीक्षण किया जा सके। यह आपकी हॉबी हो सकती है जिसे आप बेच सकते हैं, कोई ऑनलाइन सेवा हो सकती है जो आप प्रदान करते हैं, या कोई छोटा सा उत्पाद जिसे आप बनाते और बेचते हैं। साइड हसल शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जोखिम कम होता है और आप धीरे धीरे सीख सकते हैं कि व्यवसाय कैसे चलाया जाता है बिना अपनी मुख्य आय को खतरे में डाले।
यह आपको ये भी पता लगाने में मदद करता है कि क्या आपका व्यावसायिक विचार व्यवहार्य है और क्या उसमें बढ़ने की क्षमता है। कियोसाकी मानते हैं कि एक सफल व्यवसाय की नींव अक्सर एक छोटे से साइड हसल से ही शुरू होती है। अंत में रिच डैड इस बात पर जोर देते हैं कि जोखिम लेना क्यों जरूरी होता है। वे कहते हैं कि वित्तीय दुनिया में सुरक्षा की तलाश करना अक्सर आपको अवसरों से वंचित कर देता है। हर व्यवसाय में जोखिम होता है और जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां वे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिना सोचे समझे जुआ खेलना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको शिक्षित जोखिम लेना सीखना होगा। इसका मतलब है अवसरों का विश्लेषण करना, संभावित नुकसान को समझना और फिर सावधानीपूर्वक निर्णय लेना। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही है अज्ञात में कदम रखना और चुनौतियों का सामना करना। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग जोखिम से डरते नहीं हैं, बल्कि वे उसे प्रबंधित करना सीखते हैं। वे गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जबकि गरीब और मध्यम वर्ग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, अमीर लोग जानते हैं कि विकास और वित्तीय स्वतंत्रता अक्सर जोखिम लेने की इच्छा शक्ति के साथ ही आते हैं। इसलिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन हमेशा सोच समझकर और बुद्धिमानी से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के छठे टॉपिक फाइनेंशियल लिटरेसी के 4 मुख्य स्तंभ के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वित्तीय रूप से साक्षर होने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्ञान और समझ विकसित करनी होगी। ये 4 स्तंभ हमारी वित्तीय नींव को मजबूत करते हैं और हमें बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करते हैं। पहला स्तंभ है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यानी हिसाब रखना क्यों जरूरी है। कियोसाकी इसे वित्तीय बुद्धिमत्ता की नींव मानते हैं। अकाउंटिंग का मतलब है अपनी आय और व्यय को सही ढंग से रिकॉर्ड करना और समझना। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपकी कौन सी परिसंपत्तियां आपको आय दे रही हैं और कौन सी देनदारियां आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। यदि आप अपना हिसाब नहीं रखते हैं तो आप एक ऐसे नाविक की तरह हैं जिसके पास कोई नक्शा नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वित्तीय रूप से कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ जाना है। रिच डैड हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि रॉबर्ट और माइक अपनी वित्तीय स्टेटमेंट को पढ़ना और समझना सीखें। माइनस यानी अपनी आय का विवरण और अपनी बैलेंस शीट। यह उन्हें यह देखने में मदद करता था कि उनका व्यवसाय या निवेश कैसा प्रदर्शन कर रहा है और उन्हें सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती थी। सरल शब्दों में अकाउंटिंग आपको अपनी वित्तीय कहानी बताती है और यदि आप उस कहानी को नहीं समझते हैं तो आप उसे बदल नहीं सकते। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग यानी निवेश करना कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करता है। कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ पैसा बचाना पर्याप्त नहीं है, खासकर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के इस युग में जहां समय के साथ पैसे की कीमत कम होती जाती है। निवेश करना आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगाने का तरीका है। जब आप सही परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं तो आपका पैसा बढ़ता है और आपको निष्क्रिय आय पैसिव इनकम प्रदान करता है। यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। रिच डैड ने रॉबर्ट को विभिन्न प्रकार के निवेशों के बारे में सिखाया, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और व्यवसाय। उन्होंने सिखाया कि कैसे अवसरों की पहचान की जाए और कैसे जोखिम को प्रबंधित किया जाए। निवेश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना चाहता है। यह आपके पैसे को स्थिर रखने की बजाय उसे बढ़ाने का एक सक्रिय तरीका है। तीसरा स्तंभ है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। मार्केट अंडरस्टैंडिंग यानी बाजार को समझना क्यों जरूरी है। कियोसाकी के अनुसार वित्तीय बाजार हमेशा बदलते रहते हैं और ये समझना कि बाजार कैसे काम करता है अवसरों को पहचानने और जोखिमों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों को समझना, विभिन्न प्रकार के निवेशों के प्रदर्शन पर नजर रखना और बाजार के रुझानों को भांपना शामिल है। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को बाजार का अध्ययन करने और ये समझने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि आपूर्ति और मांग कैसे काम करती है, ब्याज दरें कैसे प्रभावित करती हैं और विभिन्न आर्थिक घटनाएं निवेशों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। बाजार की समझ आपको भावनात्मक निर्णय लेने से बचाती है और आपको सूचित और तर्कसंगत वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है। यह आपको सही समय पर खरीदने और बेचने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आप अपने निवेश पर अधिक लाभ कमा सकते हैं। चौथा और अंतिम स्तंभ है लॉ यानी कानूनी जानकारी क्यों जरूरी है फाइनेंशियल फैसलों में। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय दुनिया नियमों और कानूनों से भरी हुई है और इन कानूनों को समझना आपके पैसे और आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें टैक्स के नियम,
व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए कानूनी आवश्यकताएं और निवेश से जुड़े कानूनी पहलू शामिल हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे कानूनी ढांचे का उपयोग अपनी संपत्ति की रक्षा करने और टैक्स को कम करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सही कानूनी संरचना स्थापित करके आप अपने व्यवसाय को व्यक्तिगत देनदारियों से बचा सकते हैं और टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कानूनों की जानकारी न होने से आप महंगी कानूनी समस्याओं में फंस सकते हैं और अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को खो सकते हैं। इसलिए वित्तीय रूप से साक्षर होने के लिए आपको कानूनी पहलुओं के बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए या ऐसे पेशेवरों से सलाह लेनी चाहिए जो आपको इन मामलों में मार्गदर्शन कर सकें। ये 4 स्तंभ अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और लॉ मिलकर वित्तीय साक्षरता की एक मजबूत नींव बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि इन क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित और सफल हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 7वें टॉपिक फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में हमारी 2 सबसे शक्तिशाली भावनाओं माइनस डर और लालच माइनस की वित्तीय निर्णयों में भूमिका पर प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि इन भावनाओं को नियंत्रित करना वित्तीय सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल डिसीजंस में भावनाओं की क्या भूमिका होती है। कियोसाकी कहते हैं कि हम इंसान तर्क और बुद्धि के साथ साथ अपनी भावनाओं से भी प्रेरित होते हैं और वित्तीय निर्णय कोई अपवाद नहीं है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो डर और लालच जैसी भावनाएं अक्सर हमारे सोचने और कार्य करने के तरीके को गहराई से प्रभावित करती हैं। ये भावनाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वे हमें तर्कहीन और आवेगपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, जिसके गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना एक सफल निवेशक और उद्यमी बनने की दिशा में पहला कदम है। अब बात करते हैं डर की, जैसे जॉब खोने का या पैसा खत्म हो जाने का। डर कैसे निर्णयों को प्रभावित करता है। कियोसाकी बताते हैं कि डर एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है जो हमें जोखिम लेने से रोक सकती है, भले ही वो जोखिम एक अच्छा अवसर क्यों न हो। नौकरी खोने का डर या पर्याप्त पैसा न होने का डर लोगों को सुरक्षित और परिचित विकल्पों से चिपके रहने के लिए मजबूर कर सकता है, जैसे कि कम वेतन वाली स्थिर नौकरी या कम ब्याज वाली बचत खाते। यह डर उन्हें नए निवेश के अवसरों को तलाशने या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से रोक सकता है, भले ही उनमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्षमता हो। डर हमें विश्लेषण करने और तर्कसंगत निर्णय लेने से भी रोक सकता है। उदाहरण के लिए, बाजार में गिरावट के दौरान डर के कारण लोग घबराकर अपने निवेश बेच सकते हैं, भले ही लंबी अवधि में उनके बने रहने की संभावना हो। इस तरह डर हमें वित्तीय प्रगति से वंचित कर सकता है और हमें वित्तीय सुरक्षा के भ्रम में फंसाए रख सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है लालच, जैसे जल्दी ज्यादा कमाने की चाहत कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। कियोसाकी चेतावनी देते हैं कि लालच भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि डर। जल्दी अमीर बनने की चाहत लोगों को बिना सोचे समझे उच्च जोखिम वाले निवेशों में कूदने या संदिग्ध योजनाओं में फंसने के लिए प्रेरित कर सकती है। लालच हमें धैर्य खोने और लंबी अवधि के लाभ के बजाय त्वरित लाभ की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बाजार में तेजी के दौरान लालच के कारण लोग अत्यधिक कीमत पर भी संपत्ति खरीद सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर होता है कि वे कहीं पीछे न रह जाएं। जब बाजार पलटता है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लालच हमें दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने और अपना खुद का शोध करने से भी रोक सकता है। इसलिए वित्तीय सफलता के लिए ये जरूरी है कि हम लालच को नियंत्रित करें, धैर्य रखें और दीर्घकालिक सोच रखें। संक्षेप में, रॉबर्ट कियोसाकी हमें सिखाते हैं कि वित्तीय निर्णय लेते समय हमें अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। डर हमें अवसरों से दूर रख सकता है, जबकि लालच हमें मूर्खतापूर्ण गलतियां करने के लिए प्रेरित कर सकता है। वित्तीय रूप से बुद्धिमान बनने का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते में बाधा बनने से रोकना। हमें तर्क, ज्ञान और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ अपने वित्तीय निर्णय लेने चाहिए, न कि केवल डर या लालच के आधार पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 8वें टॉपिक हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत करने से ही वित्तीय सफलता नहीं मिलती, बल्कि समझदारी से काम करना और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना जरूरी है। सबसे पहले, केवल मेहनत से नहीं, समझदारी से अमीर बना जाता है। इसका क्या मतलब है और कैसे लागू होता है? कियोसाकी इस कथन के माध्यम से यह समझाते हैं कि बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लंबे घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वे वित्तीय रूप से संघर्ष करते रहते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक्टिव इनकम पर निर्भर होते हैं, यानी वे अपने समय और श्रम को बेचकर पैसा कमाते हैं। जबकि कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है या आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जाती यदि आप अपनी कमाई को सही तरीके से प्रबंधित और निवेश नहीं करते हैं। समझदारी से काम करने का मतलब है ऐसे रास्ते खोजना जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, ताकि आपको हमेशा पैसे के लिए काम करने की जरूरत न पड़े। इसमें परिसंपत्तियां एसेट्स बनाना शामिल है जो आपको निष्क्रिय आय पैसिव इनकम प्रदान करती हैं, जैसे कि किराए की संपत्तियां, स्टॉक या आपका अपना व्यवसाय जो स्वचालित रूप से चलता है। समझदारी से काम करने का मतलब ये भी है कि आप वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें, अवसरों को पहचानें और जोखिमों का आकलन करें ताकि आप सूचित वित्तीय निर्णय ले सकें। यह सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने के बजाय अपने समय और पैसे का लाभ उठाने के बारे में है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर बहुत मेहनत कर सकता है और अच्छी कमाई कर सकता है, लेकिन यदि वह अपनी कमाई को केवल खर्च करता रहता है और कोई संपत्ति नहीं बनाता है तो वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर एक उद्यमी कम घंटे काम कर सकता है लेकिन एक ऐसा सिस्टम बना सकता है जो उसके लिए लगातार आय उत्पन्न करे। अब बात करते हैं कि कैसे लोग 9 to 5 जॉब्स में फंस जाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर नहीं बढ़ पाते। कियोसाकी इस चूहे दौड़ रैट रेस के बारे में बात करते हैं जहां लोग हर महीने बिलों का भुगतान करने के लिए काम करते हैं और कभी भी वित्तीय रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। 9 से 5 की नौकरी आपको एक स्थिर आय दे सकती है, लेकिन ये अक्सर आपके समय और ऊर्जा का अधिकांश भाग ले लेती है, जिससे आपके पास अन्य वित्तीय अवसरों को तलाशने या अपनी खुद की संपत्ति बनाने के लिए बहुत कम समय और संसाधन बचते हैं। इसके अलावा एक नौकरी में आपकी आय आमतौर पर सीमित होती है और आपकी तरक्की अक्सर दूसरों के निर्णयों पर निर्भर करती है। कियोसाकी का तर्क है कि जब आप केवल एक नौकरी पर निर्भर रहते हैं तो आप वित्तीय रूप से कमजोर होते हैं। यदि आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो आपकी आय का स्रोत बंद हो जाता है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि आपकी नौकरी ही आपकी वित्तीय सुरक्षा का एकमात्र स्रोत है। आपको परिसंपत्तियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपको नियमित आय प्रदान करें ताकि आप अंततः काम करने की आवश्यकता से मुक्त हो सकें। यह रातों रात नहीं होता है, लेकिन वित्तीय शिक्षा प्राप्त करके, समझदारी से निवेश करके और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने जैसे कदम उठाकर आप धीरे धीरे इस चूहे दौड़ से बाहर निकल सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। संक्षेप में, कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन वित्तीय सफलता के लिए उस मेहनत को वित्तीय ज्ञान और रणनीतिक सोच के साथ जोड़ना अपरिहार्य है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 9वें टॉपिक शिक्षा और कंटिन्यूअस लर्निंग के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं, लेकिन वे पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ स्वयं शिक्षा सेल्फ एजुकेशन की शक्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन में क्या फर्क है और क्यों सेल्फ एजुकेशन ज्यादा प्रभावी हो सकती है। फॉर्मल एजुकेशन वो शिक्षा है जो हमें स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मिलती है। यह एक संरचित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है और अक्सर एक विशेष डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर केंद्रित होती है। फॉर्मल एजुकेशन हमें बुनियादी ज्ञान और कौशल प्रदान करती है जो जीवन में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर सेल्फ एजुकेशन वह शिक्षा है जिसे हम अपनी पहल पर प्राप्त करते हैं। इसमें किताबें पढ़ना, सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करना, ऑनलाइन कोर्स करना, सफल लोगों से सीखना और अपने अनुभवों से सीखना शामिल है। कियोसाकी का तर्क है कि जबकि फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है, सेल्फ एजुकेशन वित्तीय सफलता के लिए और भी ज्यादा प्रभावी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेल्फ एजुकेशन हमारी रुचियों और जरूरतों के अनुसार होती है। हम उन विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है, जैसे कि निवेश, उद्यमिता या वित्तीय प्रबंधन। इसके अलावा सेल्फ एजुकेशन एक सतत प्रक्रिया है जो हमें बदलते समय और परिस्थितियों के अनुकूल रहने में मदद करती है। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को किताबें पढ़ने, वित्तीय सेमिनारों में भाग लेने और सफल निवेशकों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका मानना था कि असली वित्तीय शिक्षा क्लासरूम में नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया में अनुभवों और स्वयं के प्रयास से मिलती है। अब बात करते हैं कि सफल लोग हमेशा सीखते क्यों रहते हैं और इसका उनके जीवन में क्या असर पड़ता है। कियोसाकी बताते हैं कि सफलता एक स्थिर अवस्था नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है। दुनिया लगातार बदल रही है, नए अवसर और चुनौतियां सामने आ रही हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे रह जाते हैं। सफल लोग हमेशा जिज्ञासु होते हैं और नई जानकारी और कौशल हासिल करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान शक्ति है और ये उन्हें बेहतर निर्णय लेने, नई समस्याओं को हल करने और बदलते माहौल के अनुकूल होने में मदद करता है। कंटिन्यूअस लर्निंग
उन्हें प्रासंगिक बने रहने, प्रतिस्पर्धा में आगे रहने और नए अवसरों को पहचानने में मदद करता है। ये उन्हें अपनी सोच को विस्तृत करने, नए दृष्टिकोण प्राप्त करने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने में भी मदद करता है। रिच डैड हमेशा कहते थे कि दुनिया एक खुली किताब है और जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं वे हमेशा नए अवसर खोज लेंगे। सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं और कभी भी ये मानना बंद नहीं करते कि सीखने के लिए हमेशा कुछ नया है। यही कारण है कि वे लगातार विकसित होते रहते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। संक्षेप में, शिक्षा विशेष रूप से स्वयं शिक्षा और सतत सीखना वित्तीय सफलता और व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 10वें टॉपिक, टेकिंग एक्शन, एक्शन लेना के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस पूरी किताब में वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है, लेकिन इस अध्याय में वे एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ज्ञान को वास्तविकता में बदलना यानी कार्रवाई करना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है, उसे लागू करना क्यों जरूरी है। कियोसाकी कहते हैं कि वित्तीय शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन ये तभी प्रभावी होती है जब आप उस ज्ञान का उपयोग वास्तविक दुनिया में करते हैं। आप वित्तीय किताबों को पढ़ सकते हैं, सेमिनार में भाग ले सकते हैं और वित्तीय सिद्धांतों को समझ सकते हैं, लेकिन यदि आप कभी भी कोई निवेश नहीं करते हैं, कोई व्यवसाय शुरू नहीं करते हैं या अपनी वित्तीय आदतों में कोई बदलाव नहीं लाते हैं, तो वो सारा ज्ञान बेकार है। ये उस व्यक्ति की तरह है जिसने तैरना सीखने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कभी पानी में उतरा ही नहीं। असली सीखना और प्रगति तभी होती है जब आप ज्ञान को अभ्यास में लाते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर प्रयास करते रहते हैं। वित्तीय सफलता निष्क्रिय ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से वित्तीय निर्णय लेने और कार्रवाई करने के बारे में है। अब बात करते हैं स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ का क्या महत्व है और कैसे छोटे कदम आगे बढ़ने में मदद करते हैं। कियोसाकी इस विचार पर जोर देते हैं कि बहुत से लोग इसलिए कार्रवाई नहीं करते क्योंकि वे बहुत बड़ा सोचने लगते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें तुरंत कोई बड़ा निवेश करना होगा या कोई सफल व्यवसाय शुरू करना होगा। इस डर और अनिश्चितता के कारण वे कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। कियोसाकी सलाह देते हैं कि आपको छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अभी शुरुआत करनी चाहिए। एक छोटा सा निवेश, एक छोटा सा साइड हसल या अपनी खर्च करने की आदतों में एक छोटा सा बदलाव भी आपको सही दिशा में ले जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप निष्क्रियता को तोड़ें और आगे बढ़ना शुरू करें। छोटे कदम आपको आत्मविश्वास देते हैं, आपको सीखने का अवसर देते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि प्रगति संभव है। ये एक मैराथन की तरह है, आप एक साथ पूरी दौड़ नहीं दौड़ सकते, लेकिन आप एक कदम उठाते हैं, फिर दूसरा और धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। कल कभी नहीं आता, यह सोचकर आज ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करना वित्तीय सफलता की ओर बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। अंत में फाइनेंशियल हैबिट्स कैसे डेवलप की जाती हैं और उनका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है। कियोसाकी बताते हैं कि हमारी वित्तीय आदतें हमारे वित्तीय भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वे स्वचालित व्यवहार और निर्णय हैं जो हम पैसे के बारे में करते हैं, जैसे कि कमाना, बचाना, खर्च करना और निवेश करना। अच्छी वित्तीय आदतें जैसे कि नियमित रूप से बचत करना, बजट बनाना, कर्ज से बचना और परिसंपत्तियों में निवेश करना समय के साथ हमारी वित्तीय स्थिति को काफी बेहतर बना सकती हैं। इसके विपरीत बुरी वित्तीय आदतें जैसे कि आवेगपूर्ण खरीदारी करना, कर्ज में डूबना और बचत न करना हमें वित्तीय रूप से कमजोर बना सकती हैं। वित्तीय आदतें जानबूझकर अभ्यास और दोहराव के माध्यम से विकसित की जाती हैं। शुरुआत में आपको सचेत प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये आदतें आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। छोटी छोटी सकारात्मक वित्तीय आदतें जैसे कि हर महीने अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा बचाना या हर खरीदारी से पहले सोचना का दीर्घकालिक रूप से आपके वित्तीय भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये कंपाउंडिंग के सिद्धांत की तरह है, छोटी छोटी सकारात्मक क्रियाएं समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। इसलिए वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए हमें जानबूझकर अच्छी वित्तीय आदतें विकसित करनी चाहिए और बुरी आदतों को तोड़ना चाहिए। कार्रवाई करना और लगातार अच्छी वित्तीय आदतों का पालन करना ही वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की गहराई से पड़ताल। हमने इस किताब के 10 महत्वपूर्ण अध्यायों पर विस्तार से बात की, जिसमें हमने सीखा कि कैसे अमीर और गरीब लोग पैसे के बारे में अलग तरह से सोचते हैं, वित्तीय शिक्षा का महत्व क्या है, एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है और कैसे हम अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं।
हमने ये भी जाना कि खुद का व्यवसाय शुरू करना क्यों महत्वपूर्ण है, वित्तीय साक्षरता के 4 मुख्य स्तंभ क्या हैं और कैसे हम डर और लालच जैसी भावनाओं को नियंत्रित करके बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क के सिद्धांत को समझना और लगातार सीखते रहना भी वित्तीय सफलता के लिए कितना जरूरी है, ये भी हमने देखा। और अंत में हमने ये समझा कि सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्रवाई करना और अच्छी वित्तीय आदतें विकसित करना ही हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी वित्तीय रूप से साक्षर बन सकें। अगर आप प्रेरक पन्ने पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बुक समरीज मिलती रहें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और आप अपनी वित्तीय यात्रा में कौन सा बदलाव लाने वाले हैं। आपके विचार और प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प और प्रेरक किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते